हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन बेस है हायर मैथमेटिक्स का। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस करने हैं या डेरिवेटिव्स के आपको एप्लीकेशंस करने हैं तो आपको डिफरेंशिएशन जरूर सीखना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ है। ये एग्जैक्टली कैलकुलस का ही पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फिजिक्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा और मैथ्स का तो पार्ट है ही है। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से लास्ट तक इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से समझा और इसको कॉपी पेन लेकर के आपने प्रॉपर नोट्स बनाए तो आप मान के चलना कि आपको कभी भी कैलकुलस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये लगभग 35 मार्क्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लगभग 35 मार्क्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है। कांस्टेंट और एक टर्म है मेरा वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट क्या चीज है एंड वेरिएबल क्या चीज है। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम डिफरेंशिएशन को नहीं समझ पाएंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल क्या है। क्लियर है? तो कांस्टेंट को मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर सपोज आपने बाइक स्टार्ट की और बाइक से आप करीब 5 किलोमीटर की जर्नी आपने की। ठीक है, एक बाइक से आपने 5 किलोमीटर की जर्नी अचीव की, तो जो ड्यूरेशन है 5 किलोमीटर का, मतलब जो आपका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, उसमें टाइम आपको जितना भी लगा, ठीक है, कभी आपने एक फर्स्ट 5 मिनट के अंदर आपकी स्पीड कुछ और रही होगी या आगे कुछ और रही होगी, इस तरह से वो चीज़ चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चेक करूं तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है। कांस्टेंट वैल्यू एग्जैक्टली आपको पता है वो क्या है, मास ऑफ द बाइक। अगर जो भी उसकी फिक्स वैल्यू है, लेट्स से m है, तो वो m पूरे ड्यूरेशन में, पूरी जर्नी में, पूरी स्टोरी में हम कहीं पे भी अगर बाइक की बात करेंगे तो वो फिक्स रहेगी। ठीक है, उस चीज को मैं कांस्टेंट बोल सकता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि अगर मैंने आपको 5 रुपीज दिए तो 5 रुपीज कांस्टेंट है, मैंने आपको कुछ रुपया दिया तो वो चेंज हो सकता है, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, समझ आया? अच्छा, मैं अगर बात करता हूं कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल का एग्जांपल हो सकता है कि अगर एक में ट्रक है, उस ट्रक पे थोड़ा सा सैंड रखा हुआ है, रेता रखा हुआ है, वो रेता लीक कर रहा है। मान लो उसमें से रेता हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा निकलता चला जा रहा है। मान लेते हैं 500 ग्राम निकल जाता है अप्रॉक्स। तो अल्टीमेटली अगर उसका मास m था तो आफ्टर सम टाइम m डैश होगा। m डैश मतलब कुछ कम आ गया, कुछ चेंज हो गया उसके अंदर। समझ आया? तो दैट इज वेरिएबल। दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तो मतलब सीधा सा है कि भाई मेरे पास मैंने किसी को कुछ रुपए दिए। अब कुछ का मतलब 1 लाख रुपए भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है। ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो ये वेरिएबल और इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझ लगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ABC या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पाई या कैपिटल G, आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा G होता है, कैपिटल G होता है, पूरे यूनिवर्स में हर जगह इक्वल होता है 6.67 × 10⁻⁻11। तो वो इसकी वैल्यू फिक्स है। बात समझ में? स्मॉल g के बारे में बात करें तो वो शायद नहीं हो पाएगा। रीजन यही है क्योंकि वहां पे कहीं कहीं उसकी वैल्यू वेरी करती है। कैपिटल G ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज अगर कहीं पे आ रही वो भी कांस्टेंट है, तो वो एक बात समझ आया। अच्छा, वेरिएबल्स की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज इसको x से, y से एंड सो ऑन, किसी भी मतलब हम इस लेटर से यूज कर लेते हैं इसको। अब इसका क्या काम है ध्यान से समझते हैं। इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के भी 2 पार्ट्स हैं। ये तो कांस्टेंट तो फिक्स है, इसके 2 पार्ट्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मैं बात करता हूं यहाँ पे कि x +3 है, y की वैल्यू लेट्स से y = x +3। अब x की डिफरेंट वैल्यूज पे y कुछ और होगा, बताता हूं। जैसे सपोज मैंने यहाँ लिया x = 1, ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 3 दैट इज 4। मतलब अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा तो ये y की वैल्यू हो गई 1 + 3 = y। तो इसमें से x की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट,
और y की वैल्यू क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस पे? x पर। y इज डिपेंडेंट ऑन x, x की वैल्यू पे y वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हो गया मेरा x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? तो बस यही एक कंसेप्ट है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमारा इससे काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। सारी चीज़ों का मतलब एक ही है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि हायर मैथमेटिक्स का ये बेस है। मतलब आप मान के चलो कैलकुलस में अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इंटीग्रेशन टोटली डिपेंड्स ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, इट इज़ अ रिवर्स गियर ऑफ डिफरेंशिएशन। और आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रल कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप लोग पूरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखो, आपको एक एक बात समझ में आएगी किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिजिक्स में भी कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, वहाँ भी डिफरेंशिएशन बहुत हेल्प करता है। ये मैथमेटिकल टूल हमारे ढेर सारे कामों में आता है। जब हमें बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ के ऊपर काम करना हो, ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के ऊपर काम करना, वहाँ डिफरेंशिएशन काम करेगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स से काम नहीं बनेगा। ठीक है ना? चलो ध्यान से समझते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक ही बात है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन tells us how fast something is changing। कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बस आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट्स आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा ये क्या है, और लेक्चर के लास्ट में आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशियल क्वेश्चन कैसे करते हैं। जेई के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है ये। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बताया, टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज़ कितनी तेजी से बदल रही है, इजंट इट? ठीक है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के भी हमारे पास दो फ्लेवर हैं अगर मैं बोलना चाहूँ तो, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम इस तरह से बात करें कि अगर सपोज एक कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक ये कोई कार लेके जाता है, कोई भी आदमी कार लेके जाता है और लेट से सी पॉइंट पे उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और अगर मैं इसकी पूरे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी एवरेज वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या इस जगह पे वेलोसिटी उसकी अगर मुझे चेक करना है तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी यही रही होगी? आंसर है नो, नहीं रही होगी। हो सकता है कि फर्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर स्पीड कुछ हो, नेक्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर स्पीड कुछ हो, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर स्पीड कुछ हो। इस तरीके से वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहेगी, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी है, इस वजह से होगा। यू गॉट द पॉइंट। लेकिन बात ये हो रही कि इस जगह पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको अगर मुझे चेक करने की बात हो तो मैं लगभग 1 मिनट के आसपास या जितना भी उसके स्मॉलेस्ट वैल्यूज के आसपास का मैं एवरेज निकाल लूँ, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यूज के बारे में अगर हम बात करने लगे, उसके आसपास का एरिया लेकर के हमने उसको लिमिट्स तय करके अगर हमने उसकी वैल्यूज निकाल ली, जो हमारे पास यहाँ पे अगर सपोज इतने दूर के बीच में हमने ढेर सारे पॉइंट्स पे इसका वेलोसिटी चेक किया, यहाँ पे मैंने ढेर सारे पॉइंट्स क्रिएट कर लिए छोटे छोटे, इन सभी का मैंने एक एवरेज निकाल लिया, तो ऑलमोस्ट मैं लगभग कुछ हद तक इसके इस सी पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में मैं समझ जाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इसके लिए एक एग्जांपल मैं और भी दे सकता हूं कि अगर सपोज आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि आप कहीं से आ रहे हैं और आप
आपको 500 किलोमीटर की जर्नी करनी थी, थोड़ी सी जर्नी आपने कर ली, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है, कोई आपसे पूछे कि आप घर कितनी देर में पहुंचेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि आपके पास स्पीडोमीटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? तो इस जगह पे इस चीज़ को समझना या आंसर करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर ये कंसेप्ट पता लग जाए कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। स्पीडोमीटर के अंदर क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है कि 4 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, 1 घंटे बाद वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियसली। तो हमें वो चीज़ क्लियर होती है। यहाँ से एक कंसेप्ट आता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कुछ हद तक समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अब मैं कुछ डायरेक्ट फार्मूले पे आता हूं जिसके थ्रू हम लोग कुछ और बातें करेंगे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग कुछ फार्मूले डेराइव करते हैं। मैं लेट से एक फार्मूला लेता हूं, मेरे पास है सपोज y इक्वल्स टू x टू द पावर n। ये मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। अब मैं इसको डेराइव करना चाहूँ तो मेरे पास क्या तरीका होगा उसको समझते हैं। मान लो आप कि इस वाले चीज़ को मैंने fx बोल दिया, fx मैंने सपोज इसका नाम fx दे दिया। अब मैं fx को चेंज कर लूँ, लेट से fx प्लस h, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, x प्लस h रेज टू द पावर n, x प्लस h रेज टू द पावर n। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, क्योंकि मैंने x को रिप्लेस किया, फंक्शन के हिसाब से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूँ तो डिफरेंशिएशन की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो यहाँ से डिफाइन होगी कि dy ओवर dx इक्वल्स टू, मतलब d ओवर dx यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 नहीं है, 0 होने वाला है, h टेंड्स टू 0, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डेराइव कैसे होते हैं, अगर ये आपको पता लग जाए तो आप बड़े आराम से, जब कभी कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आएगा, आप डेराइव करके रफ में आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इन क्लास 11th ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मैं एक जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको जाना जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यही मेरा हो जाएगा किसी भी फॉर्मूले को डेराइव करने का तरीका भी। मैं यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ जेई के रिगार्डिंग, और 12th क्लास की भी बेस बिल्डअप हो रहा है। क्लास 11th के लिए ये पूरी वीडियो है, ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो ये dy ओवर dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx x प्लस h माइनस fx अपॉन समथिंग। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, what is the value of fx plus h is x plus h raised to the power n minus x to the power n। क्लियर है? ओके, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कितना आएगा, h। क्लियर है? अब मैं इसमें से अगर x to the power n कॉमन ले लूं, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जरूर देखो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस डालूंगा, जितने भी लेक्चर्स आएंगी वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें आप मान के चलो हम जेई कवर करेंगे ऑलमोस्ट, इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से जो भी क्वेरीज होंगी उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखो और लास्ट तक देखते रहो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती है तो जरूर आप उसको चेक करना, मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसका कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये मैंने लिमिट हो गया। देखो लिमिट के साथ कंडीशन क्या होती है कि अगर मुझे
इसको मैंने वैल्यूज रखी तो 0/0 या इन्फिनिटी आएगा, तो उसको हमने सॉल्व नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या है, x⁴n। तो सबसे पहली कंडीशन है, मैंने कुछ शॉर्टकट बनाए हुए हैं, उन शॉर्टकट को यूज करना है। सबसे पहले टेक x⁴n कॉमन फ्रॉम हेयर, तो आपके पास क्या आ गया, x⁴n टेक कॉमन फ्रॉम हेयर, तो ये हो गया 1 + h/x raised to the power n -1, दैट्स इट, अपॉन h। ठीक है, देखो आपको जो बाइनोमियल थ्योरम है मैंने पुराने लेक्चर्स में बहुत बढ़िया करके समझाया हुआ है, पास्कल्स ट्रायंगल के थ्रू समझाया है। ठीक है, तो आप उसको जिस तरह से चाहें उसको आराम से बैठ के समझ लेना आफ्टर दिस लेक्चर। मैं अभी आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ इसका फॉर्मूले का, जिससे आप कहीं पे भी a + b का होल स्क्वायर, a + b की पावर 16, कुछ भी 100, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, 1 + x⁴n इक्वल्स टू कितना होगा, 1 + nx n -1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n -1 n -2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू जितना टर्म यहाँ पे होगा वहाँ तक। यू गॉट द पॉइंट? फिर से समझो, बिल्कुल टफ नहीं है। यहाँ पे कितना है, फैक्टोरियल 2 पावर कितनी है 2, फैक्टोरियल 3 पावर कितनी है 3, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। यू गॉट द पॉइंट? 1 + nx फर्स्ट टर्म, ये nx एज इट इज आया, एक x से मल्टीप्लाई हुआ nn -1 और आ गया n -1। अब देखो ये पूरा nn -1 यहाँ पे आया पूरा कंप्लीट, n -2 एक एक्स्ट्रा आ गया। आप ध्यान से देखो, बस एक बार आपको रिवाइज करना होता है, कॉपी पेन जरूर रखा करो मेरी क्लास में, आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ें समझ में आएंगे। देखो बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने पूरा 11th और पूरा 12th आराम से मेरी क्लासेस को, क्लास को पॉइंट प्रॉपर तरीके से आपने वॉच किया, तो आप मान के चलो कि मेरे यहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स के 100/100 इन मैथ्स मिलता है उनको। तो ये काम आप भी कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन आपको कॉपी में क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। ढेर सारे बच्चे मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि बुक लिया या उसमें बस ये भी हो जाएगा मेरे से, ये भी हो जाएगा मेरे से, ये भी हो जाएगा। ये रॉन्ग मेथड है। आपको पेन से लेकर के कॉपी पे एक एक क्वेश्चंस को करना होगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद में आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उनको आप भी लगाना अपने आप भी। ठीक है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। यूज दिस फॉर्मूला हेयर, राइट। क्या होगा सिचुएशन, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है। देखो भाई, अब मेरे पास यहाँ x⁴n ऑलरेडी है, ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो इसके आगे क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप इस चीज़ को अब मेंशन कर सकते हो। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा। फिर भी आप ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़, 1 + nx, x कितना, h/x, you got the point, 1 + nx, x is h/x plus n -1 h/x raised to the power 2 upon factorial 2 and so on up to जहां तक भी जाए, isn't it? अब वहां पर मेरे पास क्या है, -1, here we have -1 and so on, right? ये है अपॉन h। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि किसी तरीके से ये एक्सपेंशन खत्म हो, h खत्म हो, फ्रैक्शन खत्म होगा। तो जस्ट हम लोग जो कर रहे हैं आप उसकी स्ट्रैटेजी समझें, बड़े आराम से आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से h कैंसिल कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। CBSE के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपने देखा होगा लोअर क्लासेस में टीचर्स जो है कुछ चीज़ें आपको बता जाते हैं कि बेटा इसको काट दो, आपने पेन लिया और काट दिया, टीचर समझेगा काट ही दिया, तो इस वजह से वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने इसको सपोज कट कर दिया, तो बचेगा क्या, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x टू द पावर n, क्लियर है ना। 1 से 1 कैंसिल हो गया और टेक h कॉमन फ्रॉम देयर, तो मैंने यहाँ से h कॉमन भी निकाल लिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, n
x टू द पावर -1। ध्यान से समझना बात को, ये जो 1/x है, इस x जब h चला जाएगा तो क्या बचेगा, n/x। n/x कैन बी रिटन एज nx टू द पावर -1। ये चीज मैं यहां लिख तो सकता हूं ना, यू गॉट द पॉइंट। मैंने ये किया, क्लियर है। प्लस प्लस, देखो भाई ध्यान से समझना, h कॉमन निकाला है आपने, यहां कितना है h²। इसके आगे जितने टर्म्स बनेंगे उस सारे टर्म्स में क्या आएगा, h, h², h³ h⁴, x टू द पावर बढ़ता जाएगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में h है। तो अगर मैंने एक h निकाला तो मिनिमम h यहां से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, यही एक प्रोसेस है। यहां से जो भी चीज बचेगी वो इन द फॉर्म ऑफ h होगी, यू गॉट द पॉइंट। नीचे अपॉन h आ गया, इस h से h कैंसिल हो गया। आप कट मत करना, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आप सोचो क्या बचा आपके पास, यहां पर ये वाला टर्म है, ये h से h कट गया। अब जहां जहां h है उसको 0 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x टू द पावर n, यू विल गेट x टू द पावर n, ठीक है, और n x टू द पावर -1। h जब 0 रखोगे दिस वैल्यू विल बी 0, यू गॉट द पॉइंट। तो आपके पास एक फार्मूला क्या बन के आया, एक डायरेक्ट फार्मूला क्या बना, यानी कि मैं बोल सकता हूं आपके लिए कि ये बना आपके पास d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n-1। जस्ट चेक इट आउट, n इज हियर, n टू द पावर, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं, तो अल्टीमेटली मेरे पास ये आ गया, तो x टू द पावर n एंड x टू द पावर -1, दिस बिकम दिस थिंग, यू गॉट द पॉइंट। यहां तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। अब बात करते हैं कुछ इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ध्यान से समझो। ये अगर आपने क्लास प्रॉपर तरीके से समझा तो मैं श्योर हूं इस बात में कि आप मान के चलो आपको हायर मैथमेटिक्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बस एक सेकेंड ध्यान से देखो, मैं सपोज आपको एक क्वेश्चन समझाने के लिए, लेट से मेरे पास y इक्वल्स टू, क्वेश्चन मिला आपको डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू x टू द पावर 3, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, या डायरेक्टली दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया डिफरेंशिएट x टू द पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपको क्वेश्चन मिला। क्या करोगे, सिंपल वे में सॉल्यूशन लिखोगे लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर n x टू द पावर 3, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया हमने, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to x, we get, देखो स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है किसी क्वेश्चन में, ये आपके मार्क्स को बूस्ट करता है, तो इसलिए एक एक लाइन को आप समझ के चलो, लिखते रहो। आई होप कि आप कुछ दिनों बाद आफ्टर सम टाइम यू विल बी मास्टर ऑफ कैलकुलस, क्योंकि हम लोग कैलकुलस पूरी तरीके से कवर करते हैं। मेरे यहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स क्लास 11th में ही क्लास 12th फिनिश कर लेते हैं पूरा, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू स्कोर 100 मार्क्स इन क्लास 12th। बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्री प्लान पूरा प्रोसेस लेके चलना पड़ता है, जिसमें से की फैक्टर है कैलकुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझो, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, मेरे पास क्या है y, यू गॉट द पॉइंट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे d/dx ऑफ y, और यहां पर हो गया आपके पास, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ध्यान से समझो, d/dx ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y इज x टू द पावर 3, यू गॉट द पॉइंट, x टू द पावर 3। अब मैं इसको डिफरेंशिएट अगर करूं तो क्या होगा पता है, n नीचे ऊपर एक कम, लेट्स से मेरे पास ढेर सारे कैप हैं, एक कैप नीचे आ गया तो एक कैप कम हो जाएगा ऊपर, तो अल्टीमेटली कितना बचा, 3x टू द पावर 3 - 1, दैट बिकम्स 3x²। इतना सा है केवल, बस
लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात को समझो फिर से। मैं सपोज एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये आंसर हो गया, दैट्स इट। मैं लेता हूँ, सपोज आपको एक क्वेश्चन मिला x टू द पावर हाफ, कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x एज पर दिस कंडीशन, पूरी लैंग्वेज ऐसे ही। क्या हुआ देखो ध्यान से, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट्स इट। सिंपल, n पहले, n कितना? हाफ। ध्यान से देखो, ये क्या है? n पहले, n माइनस 1, दैट्स इट। समझ आए? अब इसको मैं और मैनिपुलेट करता हूं तो कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट x। याद कर लो इस बात को। मैं कभी बच्चों को लर्न करने नहीं बोलता, लेकिन अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है, आप वेबसाइट पे चेक करना, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स ने 100 अचीव किया है। ठीक है, और उन बच्चों ने क्लास 10th में ही 12th और क्लास 11th में भी 12th की मैथ पैरेलली पढ़ते रहे, वो करते रहे। ठीक है, तो जब आपके टिप्स पे मैथ्स होगी तब आप अच्छा स्कोर करोगे। अगर कोई बच्चा बायो ग्रुप का है, उसका समझ में आता है कि ठीक है उसकी बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर मैथ्स ग्रुप का बच्चा है तो मैथ तो अच्छी होनी चाहिए ना। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया? तो ये आपको एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, वहाँ से आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग ले रहे हैं एक क्वेश्चन। मान लो आपके पास y इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस थिंग, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, इस तरह से क्वेश्चन मिलता है। तो ये है आपके पास y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करना है, सिंपल वे। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। समझ आई बात? विद रेस्पेक्ट टू x, हमारे लिए x इंपॉर्टेंट है। x इज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इस वजह से वो डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मान लो मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। यानी y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। 1 पे कुछ होगी, 2 पे कुछ होगी, 3 पे कुछ होगी, x की डिफरेंट वैल्यूज पे y डिफरेंट होगा। तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल भी पार्ट्स होते हैं उसके, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। अब कितना होगा ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस कांस्टेंट टर्म को बाहर, d ओवर dx ऑफ x टू द पावर 2 प्लस 5 x टू द पावर 0, d ओवर dx ऑफ x टू द पावर 0। मैं डिटेल में बात करता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। कभी कभी क्या होता है कि आपने छोटी छोटी बातें बचपन से ही, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ डिटेल में कुछ बातें ऐसी हो गई, बचपन से ही आदत डाल दी गई कि आप उन बातों को याद करने की आदत बन गई आपको, कि जस्ट ये तो ठीक है, मुझे समझ आ गया। जैसे आपको याद होगा, मैंने अगर पूछा x टू द पावर 0 इज 1, मैंने लिखा ना 5 था तो 5 इंटू 1 लिखा। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये 1 को x टू द पावर 0 मैंने कैसे लिख दिया? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप ये मान के चलो कि कुछ भी आपके अंदर में दिमाग में कोई क्वेश्चन हो सकता है राइज अप ही ना हो, क्योंकि मैं बहुत ही लो लेवल में जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी जितनी क्वेरीज हो सकती हैं सारी मैं शॉर्ट आउट कर दूँ। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रहती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में आप लिखो, आपको श्योरली आंसर मिलेगा। मैं कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। समथिंग पावर 0 इज़ 1, ये क्या छोटी बात है? रियल में बहुत छोटी बात है, लेकिन आप अपने क्लास में जो एक
पता है आपको कंडीशंस क्या है, टीचर्स कैसे हैं, क्या है, क्या हमें कितनी हम फी पे करते हैं, कितनी किस क्वालिटी का टीचर हमें मिलता है पढ़ाने के लिए। पूछने पे जनरली बच्चे मुझे बताते हैं सर टीचर ने डायरेक्ट मना कर दिया कि ये होता है, जस्ट लर्न इट। ठीक है, कितनी देर लगेगी इस बात को समझने में, क्या इतनी बड़ी चीज़ है? समझो ध्यान से, यहाँ पर x टू दी पावर अगर मैं m माइनस एम कर दूँ, ठीक है, m माइनस एम कर दूँ तो कितना होगा x टू दी पावर 0, ठीक है ना। x टू दी पावर 0 कैन बी रिटर्न एज x टू दी पावर m माइनस एम, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर m इक्वल्स टू 1, ये 1 से 1 m से m कैंसिल हो गया। इतनी बात बताने में क्या दिक्कत थी? याद है ना आपको, बचपन में आपने किया होगा। सपोज मान लेता हूँ यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया? 1 2 1 आया, ठीक है। या सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, ठीक है। इस टाइप की कंडीशंस हुई, समझ आया? तो ये कितना हुआ? यही तो हुआ ना। क्या आपने बचपन में कभी भी किसी टीचर से पूछा है कि ये क्रॉस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? सपोज मान लिया यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे तो कैरी नहीं बचा, तो ये कैरी ऐड ही क्यों करते हैं? नहीं पूछा। कुछ ऐसा एक सेटअप बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछते समय शर्म लगती है, ठीक है। यही आपके को डाउन ले जाता है बिल्कुल ही। वरना IIT या बड़े कॉम्पिटिशन्स निकालना बहुत छोटी बात है। इतने पुअरेस्ट स्टूडेंट्स ने भी जेई निकाल रखा, आप सोच भी नहीं सकते। तो केवल आपको अपने अंदर क्वेश्चन पूछने की ताकत लानी है। आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मेरे को कॉल करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे डालो, क्वेश्चन ज़रूर डालो आप, जिससे मुझे पता लगे कि आप वास्तव में सीख रहे हैं, मेरे से नहीं सीख रहे हैं। मुझे भी पता लगनी चाहिए कि मेरे कितने स्टूडेंट्स एक ऑनलाइन प्रोसेस से मेरे साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मैथ सबके लिए है और मैथ सबको आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझो, ये समझ आया आपको कॉन्सेप्ट? तो मैंने इस तरीके से आपको ये चीज़ समझाई, ठीक है। और हमारा जो वैदिक मैथ्स है ना, वो इतना स्ट्रांग आप सोच भी नहीं सकते। सपोज मैं आपसे बोलूँ, अभी 11 दिख गया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 11 इंटू अगर आपको 63 मल्टीप्लाई करनी है, 11 इंटू आपको 45 मल्टीप्लाई करनी है, 11 इंटू आपको 35 मल्टीप्लाई करनी है। वैदिक मैथ कहता है बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन आप ट्रेडिशनल मेथड से मत करो, डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूले दिए हैं। क्या करो? लिखो 63, यहाँ लिखो 4 5, यहाँ लिखो 3 5, ठीक है। इन दोनों का सम बीच में रख दो, दैट्स इट, ठीक है। कितना आएगा? 9, कितना आएगा? 9, कितना आएगा? 8, दैट्स इट। अब आप सोचो क्या रियल में टफ है मल्टीप्लाई? बना दिया गया है टफ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे देखते रहो, मैं ढेर सारे वैदिक मैथ्स के टिप्स भी देता रहूँगा बीच में, और चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांगली समझ में आती रहेंगी, ठीक है। चलो मैं इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझाता हूँ। मैथ्स को टफ बनाया गया, मैथ्स टफ था नहीं, ठीक है। अब देखो, आपको प्रोसेस पता है क्या होता है। ये 5 पहले आएगा, आ गया, एक पावर कम होगी किसके पे? x की पावर 5 में, तो 5 - 1, दैट्स इट। 3 x की पावर पहले, x टू दी पावर एक पावर कम, ओके, ठीक है। ये कितना आएगा? 5 इंटू कितना आएगा? 0, x टू दी पावर कितना? 0 - 1, यू गॉट द पॉइंट। कितना हुआ टोटल? 5x टू दी पावर 4 प्लस 6x 2 - 1 प्लस 0 समथिंग, 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो, वैल्यू विल बी 0, दैट्स इट। तो योर आंसर इज 5x टू द पावर 4 प्लस 6x। इसके बाद हम लोग ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, ढेर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर अभी आ रही है उसको आप जरूर देखो, ठीक है ना। ओके।